नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुशल जैन और आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। निश्चित रूप से आपने इसके पहले भी ग्रेजुएट लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की होगी, पर पीजी लेवल पर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हम एक पूरे पेपर के रूप में इसे पढ़ेंगे। इसलिए इसके अंतर्गत हमें किन चीज़ों का अध्ययन करना है, इसका स्कोप क्या है, नेचर क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है, इसको जानना यानी इसके बेसिक कंसेप्ट को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर को पढ़ते वक्त यदि हम उस विषय के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आगे की जो हमारे एनालिसिस होगी उसके बारे में हमको बहुत आसानी होगी। तो आइए हम जानना शुरू करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याएं या कहें आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के दो मार्ग हैं। एक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योगों का अध्ययन कर विश्लेषण करना और दूसरा है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना। तो जब हम इकाइयों का अध्ययन करके एनालिसिस करते हैं तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, और जब हम एग्रीगेट एनालिसिस करते हैं, समग्र का एनालिसिस करते हैं, या जब हमारे अध्ययन का विषय संपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है तो हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेगनर प्रीफेश वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र में समष्टि और व्यष्टि का शब्द का प्रयोग किया था। आपको लग रहा होगा कि 1933 में जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हुई तो क्या इसके पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करता था। हम यदि इकोनॉमिक्स के ओरिजिन की बात करें तो ये 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के साथ ही अर्थशास्त्र का जन्म होता है। तो 1776 से लेकर यदि आप 1930 का पीरियड काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम एनालिसिस जो हुआ है वो माइक्रो बेस रहे हैं। उसका मूल कारण ये था कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लेजिस फेयर एंड लेजिस पासिस की नीति में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि शासन जो है, राज्य जो है, उसको उसका काम सिर्फ शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना है। तो इसलिए उस समय जितने भी एनालिसिस हुए उसमें माइक्रो एनालिसिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। बेसिकली जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट का जो प्रिंसिपल था वो जब 1930 में फेल हो गया, मतलब जो जेबी सिक का कंसेप्ट था बाजार का कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण कर लेती है। जब तीसा की महान मंदी आई और ये विचार असफल हो गया कि भाई मांग अपनी पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण नहीं करती है, इसीलिए अति उत्पादन की समस्या पैदा हुई और बाजार उत्पादन से भरे हो गए और विश्व की विश्वव्यापी मंदी आई। तो उस समय जब फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट फ्लॉप हो गया, उस समय 1930 में जॉन मेनार्ड किन्स जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को साइंटिफिक रूप से एनालिसिस किया। 1930 की महान मंदी के दौरान जब ये साबित हो गया कि पूर्ण रोजगार का सिद्धांत वास्तविकता नहीं रखता है या पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण नहीं करती है, उसकी आलोचना के फलस्वरूप प्रोफेसर किन्स के ने कहा कि राष्ट्रीय तथा विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो ये पहली बार साइंटिफिक ढंग से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस यदि कहीं होता है तो उसका श्रेय जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स की जो पुस्तक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, बेसिकली आप मान लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही मूलभूत एनालिसिस वहीं से शुरू होता है। इसके पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अधिक एग्जिस्ट नहीं करता था, छोटे मोटे एनालिसिस थे, पर वो कहीं भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में हम उनको विश्लेषित नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि उस समय वो सारे विश्लेषण मैक्रो इकोनॉमिक्स को का कहीं एक शाखा के रूप में हम उसको अध्ययन कर रहे थे। तो 1930s के बाद में जो 60 तक का पीरियड था, उस पीरियड में मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस का काफी इंपॉर्टेंस बढ़ा। बेसिकली हम ये देखना चाहेंगे
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो माइक्रो बेस्ड एनालिसिस ज्यादा करते थे, और जो केजियन इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो बेस्ड एनालिसिस है। तो दोनों में क्या अंतर है? बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बर्ड आई व्यू होता है। बर्ड आई व्यू मतलब पक्षी की आंख से देखना। आप जानते हैं कि पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और वहां से यदि वो कोई चीज देखेगा तो उसका विजन समग्र होगा, मतलब उसे बहुत सारी चीजें एट ए टाइम दिखेगी। मतलब वो बहुत पिन पॉइंट नहीं देख रहा है, बट वो समग्र को देख रहा है। आइए इसे ऐसे समझ लें कि जब आप एरोप्लेन से यात्रा कर रहे हैं और वहां से यदि आप नीचे की तरफ किसी शहर पर निगाह डालते हैं तो आपको शहर का बड़ा हिस्सा दिखेगा, बट समग्र दिखेगा, एक स्तर पर दिखेगा। पर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये पिन पॉइंट एनालिसिस करता है, ये वुमन आइज से देखता है। वुमन आइज से मतलब यहाँ पर है कि बहुत ही महिलाओं की दृष्टि हम मान लेते हैं कि पैनी दृष्टि है ना। तो उसके अंतर्गत हम बहुत सूक्ष्म रूप से एनालिसिस करते हैं। ये वॉर्म्स आई व्यू है। वॉर्म्स आई व्यूज का मतलब ये है कि यहाँ पर हम बिल्कुल सूक्ष्म विश्लेषण, छिद्र विश्लेषण जिसको कह सकते हैं, उसके आधार पर एनालिसिस करते हैं। तो दोनों बातें, जो विमन मतलब जो है वॉर्म्स आइज व्यू है उसको भी एनालिसिस करें और बर्ड आइज व्यू को भी हम एनालिसिस करें, तो एक बेसिक फर्क ये है कि एक में हम एग्रीगेट समग्र चीज को देख रहे हैं और एक में हम पिन पॉइंट या स्मॉल यूनिट को देख रहे हैं। एरोप्लेन वाला विजन भी हम कह सकते हैं और वुमन वाला विजन भी कह सकते हैं, या वॉर्म्स आइज व्यूज भी कह सकते हैं और बर्ड आइज व्यूज भी कह सकते हैं। मैक्रो में थिंक बिग होता है, माइक्रो में स्मॉल यूनिट होता है या स्मॉल एनालिसिस होता है। सामान्यतः माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम कीमत का विश्लेषण करते हैं, प्राइस का विश्लेषण करते हैं। मैक्रो में जब जाते हैं तो हम सामान्य कीमत स्तर की बात करते हैं। सामान्य कीमत स्तर से हमारा यहाँ मतलब है कि हम पूरी अर्थव्यवस्था के प्राइस लेवल को एनालिसिस करते हैं। तो दोनों में एनालिसिस का जो वेरिएबल है वो बदल जाता है। एक में एग्रीगेट वेरिएबल होता है और दूसरे में यूनिट वेरिएबल रहता है। तो आर्थिक विश्लेषण की जो समस्या है ये नहीं है कि एक का इंपॉर्टेंस ज्यादा है और दूसरे का कम है। दोनों ही माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पर जहां तक इकोनॉमी का सवाल होता है, इकोनॉमी के एनालिसिस के, अर्थव्यवस्था के जो एनालिसिस है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर ही होते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। यह बड़े योगों का अध्ययन करता है और उनके औसत के आधार पर, उनके औसत व्यवहार के आधार पर फंक्शनल रिलेशन को एनालिसिस करता है, उनके पारस्परिक संबंधों का एनालिसिस करता है। जैसे देश में यदि रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी पर क्या असर आएगा, जीडीपी बढ़ेगी तो देश के देश के नागरिकों के जीवन स्तर पर क्या असर आएगा, यदि देश में निवेश बढ़ता है तो रोजगार पर क्या असर आएगा। इंटर रिलेशंस वेरिएबल को हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो मैक्रो में हम जो अध्ययन करते हैं वो हम मात्राओं का अध्ययन नहीं करते, हम व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करते, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन करते हैं। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं होता है बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमत से नहीं होता है, सामान्य कीमत स्तर से होता है। तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं होता है। व्यक्तिगत उत्पादन माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम राष्ट्रीय उत्पादन की बात करते हैं। तो चेम्बरलिन कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। जैसे एग्रीगेट सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड है, तो किन्स कहते हैं कि जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहां पर इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग का स्तर तय होता है। और प्रभावपूर्ण मांग का स्तर ही वही स्तर होता है जहां रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। तो हम ये कुल संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि यदि विनियोग बढ़ता है तो विनियोग बढ़ने से उसका प्रभाव उपभोग पर पड़ता है और उपभोग बढ़ने से उसका प्रभाव विनियोग पे पड़ता है। तो यहाँ हम गुणक और त्वरक की धारणा का एनालिसिस करते हैं। पर हमारे ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये एग्रीगेट वेरिएबल होते हैं। समग्र आधार पर हम इन चरों को एनालिसिस करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र समुच्च विश्लेषण है या एक बृहद धारणा है। मैं आपको फिर यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से बना है, MAKRO।
ये मैक्रो जब है लैटिन भाषा में आता है तो ये MSCRO हो गया। ग्रीक भाषा में मैक्रो का अर्थ होता है बृहद, बड़ा या व्यापक। तो वहीं से इस शब्द का उद्भव होता है और बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन्हीं चीजों को लिया जाता है, उसी अवधारणा का विश्लेषण किया जाता है जो बृहद स्तर से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में जिन समूह का अध्ययन होता है उन समूह का संबंध अर्थव्यवस्था के औसत अध्ययन से होता है। जैसे हम कुल रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात करें, राष्ट्रीय आय की बात करें, तो हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो हम 1 नागरिक की, 10 नागरिक की या 50 नागरिक की बात नहीं करेंगे। मान लीजिए भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, तो 121 करोड़ की आय का जो एग्रीगेट है, जो कुल लोगों की राष्ट्रीय आय है, उसमें हम संख्या का भाग देकर जो आय आएगी वो हम बोलेंगे ये हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय है। या हम जब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट या सिर्फ उद्योग के क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, हम तीनों सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर सभी को एग्रीगेट करके हम देश की राष्ट्रीय आय की का विश्लेषण करेंगे। जब हम उत्पादन की बात करेंगे तो हम कुछ पर्टिकुलर उत्पादन की बात नहीं करेंगे, वरन देश के समग्र उत्पादन का, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र की जो सेवा सर्विसेज जो है उन सबको लेकर हम बताएंगे इन तीनों क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम एक फर्म के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम समग्र अर्थव्यवस्था में कितना निवेश हो रहा है उसकी बात करेंगे। उपभोग में हम ये देखेंगे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कंजम्पशन लेवल क्या है। यही एग्रीगेट स्थिति हम सेविंग में, सप्लाई में, डिमांड में भी अप्लाई करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी वेरिएबल ले रहे हैं उसका संबंध समग्र से है, टोटलिटी से है, कुल औसत व्यवहार से है। इसी के साथ साथ जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करते हैं तो हम एक संपूर्ण शरीर को पूरे परफेक्शंस में देखते हैं। हम पर्टिकुलर चीज को नहीं देख रहे हैं कि फला व्यक्ति का, यदि मैंने एक मनुष्य की बात करते हैं तो हम उसके चेहरे का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उसके हाथ का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उसके मतलब जो है शरीर के अन्य अंगों को हम खंड खंड बताकर नहीं बता रहे हैं, हम उसको टोटालिटी में बोलेंगे कि भाई ये पर्सनालिटी इस तरह की है। तो जब हम टोटालिटी में बात करते हैं, कुल आकार पर अपनी दृष्टि बनाते हैं, तो वो दृष्टिकोण ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का दृष्टिकोण होता है। उसी दृष्टिकोण से हम अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों को लेते हैं, बृहद व्यवहार को लेते हैं और आर्थिक जीवन के कुल आयामों को में जो ये आर्थिक मतलब चर जो है जो विश्लेषण रखते हैं उन्हीं को हम एनालिसिस करते हैं। तो आर्थिक अनुभव के आधार पर हम संपूर्ण मतलब जो है एलिफेंट का एनालिसिस करते हैं, न कि हम खंड खंड एनालिसिस करते हैं। ध्यान रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तोड़ता है, वो इकाई का अध्ययन करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जोड़ता है। यहाँ हमारे को बेसिकली उस फॉरेस्ट के बारे में सोचना होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि जंगल, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और जब हम पेड़ की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पेड़ की बात नहीं करेंगे, हम जंगल की बात करेंगे कि जंगल की प्रकृति क्या है। ये जंगल बहुत हरा भरा है, मीन्स हम जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो हम कहेंगे इकोनॉमिक काफी डेवलप है। हम उस इकोनॉमी के खंड खंड की बात नहीं करेंगे कि इस इकोनॉमी का पर्टिकुलर हिस्सा कम डेवलप है और पर्टिकुलर बहुत ज्यादा है। जब हम जीडीपी की ग्रोथ की बात करेंगे तो हम एग्रीगेट वेरिएबल के आधार पर बात करेंगे कि देश की जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इतना आ रहा है। हम उसमें समग्र को लेंगे, हम सारे प्रोडक्शंस के लेवल का योग करेंगे, पर हम किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो एनालिसिस करेंगे वो जो योग का रिजल्ट, वो जो योग है, जो कुल है, हम उसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर अब हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि इसका अर्थ क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन से मतलब जो है फंडामेंटल थॉट्स दिए हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर जो होता है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ज्यादा पास होता है, ज्यादा करीब होता है पॉजिटिव साइंस के। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम थ्योरी के साथ साथ पॉलिसीज को भी पढ़ते हैं। जैसे हम विज्ञान में कार्य और कारण का संबंध देखते हैं, तो यहाँ भी जब हम सिद्धांत बनाते हैं तो उसमें कॉज एंड रिजल्ट, कॉज एंड फैक्टर रिलेशन को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम सिस्टमेटिक जो है
वेरिएबल्स का सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं और फिर उन वेरिएबल का अध्ययन करने के बाद हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। मान लीजिए हमें ये लगता है कि निवेश बढ़ाने से रोजगार बढ़ेगा, ये हमने कारण और परिणाम के रिलेशन को एनालिसिस किया है, तो हम उसके आधार पर ऐसी रोजगार नीति बनाएंगे जो देश के रोजगार के विकास में सहायक हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, निवेश बढ़ाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि कोविड-19 जब आया तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो गई, हमारी इकोनॉमी नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई। तो अधिकांश देशों ने क्या किया, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ा तो क्या हुआ, ध्यान रखिए एक व्यक्ति का व्यय जो होता है वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है। यदि सरकारी व्यय बढ़ता है तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि लोगों की आय बढ़ती है। मान लीजिए सरकार का व्यय बढ़ा, 7वें वेतन आयोग लागू हुआ, सरकार का व्यय बढ़ा पर लोगों की आय बढ़ी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई पॉलिसी का इम्पैक्ट, जब कुछ वेरिएबल्स होते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है। यहाँ सरकार अपना सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर कोशिश करती है कि वो उसको निवेश उसका करे और वो मतलब उस प्रेरित निवेश के माध्यम से वो रोजगार बढ़ाए, क्योंकि जब निवेश करती है सरकार का पैसा मार्केट में अर्थव्यवस्था में आता है तो निश्चित रूप से जब मनी का फ्लो आता है तो लोगों के पास आय आती है, लोगों के पास आय आएगी तो लोग वस्तुएं खरीदेंगे, वस्तुओं की मांग यदि बढ़ेगी तो लोग निश्चित रूप से उसका उत्पादन करना चाहेंगे और उत्पादन बढ़ता है तो फिर निश्चित रूप से रोजगार बढ़ता है। तो ये जो इंटर रिलेशंस वेरिएबल की हम स्टडी करते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ ले जाता है। और जब हम पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, अभी हाल ही में आपने देखा कि कोविड-19 के दौरान जो है बैंक रेट को काफी कम किया गया, रेपो रेट को कम किया गया, रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया। तो ये सब इसलिए किया गया कि जो ऋण है वो सस्ता हो जाए, जो डेट है वो थोड़ा चीप हो जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण लेकर उद्योग धंधे की तरफ बढ़े। तो ये पॉलिसी का जो लागू किया गया उसको, तो उसके अंदर क्या एनालिसिस था कि भाई यदि अर्थव्यवस्था में मनी का प्रवाह बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, तो नेचुरली लोगों का इनकम बढ़ेगा और इनकम यदि लोगों के हाथ में परचेस करने की कैपेसिटी आ जाएगी तो वो निश्चित रूप से वस्तुएं खरीदेंगे, सेवाओं का आदान प्रदान होगा और उसके कारण प्रोडक्शन लेवल की डिमांड बढ़ेगी। प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ती है तो निश्चित रूप से लोग उत्पादन करेंगे और जब उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार निश्चित रूप से बढ़ता है। तो इन इंटर रिलेशन वेरिएबल को हम साइंटिफिक ढंग से जब एनालिसिस करते हैं, तार्किक रूप से जब विश्लेषण करते हैं, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस की तरफ ले जाने की बात करते हैं। और जब हम पॉलिसी को लागू करते हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, तो हम इसको आर्ट्स के रूप में करते हैं, क्योंकि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना विज्ञान है, किसी भी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेना विज्ञान है, किंतु उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में डालना कला है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड साइंस दोनों के करीब है और इसमें हम रोजगार के सिद्धांत को पहले पर समझते हैं और फिर रोजगार की नीतियां बनाते हैं। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो नेचर है। अब यहाँ पर हम ये भी देख लें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मुख्य रूप से जिन सिद्धांतों का अध्ययन होता है, आप इस पेपर के आगे जब दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि हम इन चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय क्षेत्र जो होता है वो आय और रोजगार का सिद्धांत है, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत है, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, वितरण का सिद्धांत है, वितरण का व्यापक सिद्धांत है, व्यापार चक्र का सिद्धांत है। अब इसके और बारीक एनालिसिस में हम जाएंगे तो हमको लगेगा कि जब हम आय और रोजगार के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम उपभोग फलन और विनियोग फलन की भी बात कर लेंगे। फिर जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की तरफ बढ़ेंगे और उसके अंतर रिलेशन इम्पैक्ट को हम देखेंगे तो वहीं पर हम ट्रेड व्यापार चक्रों के सिद्धांत को भी एनालिसिस कर लेते हैं। वितरण के आर्थिक विकास के सिद्धांत है कि भाई किस तरह से अर्थव्यवस्था में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना उपभोग बढ़ेगा, तो किस लेवल पर सरकार किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करे कि जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो इतनी बढ़ जाए। हमें किस लेवल में उस एनालिसिस को करना चाहिए।
इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, बिग पुश थ्योरी के साथ करना चाहिए या मतलब जो है बड़े धक्के के सिद्धांत के साथ करना चाहिए या फिर हमको संतुलित विकास करना चाहिए। तो ये सारे हमारे आर्थिक विकास के सिद्धांत थे। इसके आधार पर ही हम पॉलिसीज बनाते हैं। उन पॉलिसीज को भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को हम मेन रूप से 2 पॉलिसी का यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि कुछ छोटी-मोटी चीजें और भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर है। यदि हम इन वेरिएबल्स की बात करते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में फंक्शनल रिलेशन की तरफ जाते हैं, तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ पर हम सबसे बड़ा ये मतलब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल होता है, जहां हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन जीएनपी की बात करते हैं, डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, फिर कंजम्पशन लेवल और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ये हमारी जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है, या जिसको हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी जो है, ये इकोनॉमी के जो हमारे सेक्टर हैं, हम उनकी एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं के रिलेटेड चर जो है उसका अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो इकोनॉमिक का फ्लो होता है वो बेसिकली, यदि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को लेते हैं, 2 क्षेत्रीय इकोनॉमिक जो बहुत अतीत की बात हो गई, तो वहाँ फर्म और परिवार 2 चीजें थी। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ क्लोज इकोनॉमी में, तो फर्म और परिवार और गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस हुआ। अब जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो गई तो हमारे पास 4 क्षेत्र हो गए, फर्म, परिवार, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल होते हैं उसमें हम इन चीजों को एनालिसिस करते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के की इंडिकेटर्स माने जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में वो कौन से वेरिएबल होते हैं जो इंड्यूस वेरिएबल या प्रेरित करने वाले वेरिएबल कहलाते हैं, और कौन से ऐसे मतलब वेरिएबल होते हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल वेरिएबल है। ये दोनों ही किसी देश की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। तो जो प्रेरित वेरिएबल होते हैं उसमें उत्पादन होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यदि एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो देश पीछे की तरफ जाएगा, और यदि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से लोगों का जीवन स्तर काफी बढ़ेगा और हम विकास की तरफ बढ़ेंगे। आउटपुट उत्पादन यदि अच्छा हो रहा है तो देश विकास की तरफ जाएगा। प्राइस लेवल यदि स्टेबल है तो भी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना है, मतलब इंपोर्ट को माइनस करने के बाद, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को माइनस करने के बाद जो शुद्ध हमारा एक्सपोर्ट है वो जितना ज्यादा होगा उतना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में होगा। इसके साथ जो बहुत सारी चीजें हमारी मतलब जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जो इकोनॉमिक को प्रभावित करते हैं, वो होता है आपका वार से। यदि युद्ध की, जैसे अभी मान लीजिए चाइना बॉर्डर पर टेंशन की बात आती है तो उससे भी इकोनॉमी में बहुत कुछ फर्क पड़ता है। बहुत कुछ फर्क इसलिए पड़ता है कि यदि टेंशन क्रिएट होता है, यदि शांति को कहीं खतरा होता है तो जो इन्वेस्टर होता है वो घबराता है कि भाई यदि शांति और सुरक्षा नहीं है तो मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है। तो ये जो वेदर है, मान लीजिए कोई महामारी आ जाए, मान लीजिए अभी आप कोविड की बात करें तो इस वेदर ने हमारी इकोनॉमी को कितना प्रभावित कर दिया। इसको हम वेदर नहीं कहेंगे, नेशनल अलर्ट नहीं है, बट एक छोटे से वायरस ने, वो हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है ना। तो एक छोटी सी चीज ने हमारी पूरी इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमी को नहीं, पूरे विश्व की इकोनॉमी को हिला दिया। तो ये सारे जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि इन वेरिएबल्स को प्रेरित किया जाता है, जिससे कि इन वेरिएबल को, जो इंड्यूस वेरिएबल है, इनको प्रमोट किया जाता है। वो होता है फॉरेन ट्रेड, इनकम पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो ये हमारे फंक्शनल रिलेशन होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जो की ऑब्जेक्टिव होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो की ऑब्जेक्टिव होता है हमारे देश की जीडीपी। हमको ज्यादा से ज्यादा अपनी जीडीपी को बढ़ाने की बात करना होता है। हमारी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है उसमें हम जीडीपी को राइज करने की बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि भारत में मेड इन इंडिया की पॉलिसी चलती थी, अब मेक इन इंडिया की पॉलिसी आ गई। तो जब मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो जीएनपी बढ़ेगा। पर आप ही सोच रहे हैं कि भाई जब जीएनपी हमारी कम बढ़ती है मेक इन इंडिया से तो फिर हम क्यों कर रहे हैं। जब विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ पर निवेश करने के लिए आएगा तो वो निवेश हमारे देश की धरती पर करेगा, तो निश्चित रूप से यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहीं के संसाधन का उपयोग होगा, यहीं का बाजार डेवलप होगा।
बहुत सारी चीजें वो यहीं से लेगा, सिर्फ वो जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो यहाँ से वो लेकर जाएगा। तो इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी और जीडीपी से फिर हमारी जीएनपी बढ़ेगी। तो पहले हम सिर्फ मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ते थे, हम सिर्फ जीएनपी की तरफ ध्यान देते थे। अब हमारा कहना है कि भाई इंटर रिलेशन कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आ रहा है। हम मेड इन इंडिया में यदि जाते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट, हमारे पास कैपिटल है ही नहीं और हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो हम बहुत पीछे खड़े रहते हैं। तो हम यदि मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ जाएंगे तो अगला व्यक्ति जो कैपिटल लेकर आया तो वो सिर्फ उसका कैपिटल का रिवार्ड, यानी कि जो कैपिटल आने से जो हमें उसको इंटरेस्ट देना है एज ए एंटरप्रेन्योर्स जो वो आया है, तो जो उसको प्रॉफिट देना है, बाकी दो साधनों को हम छोड़ दे तो 3 साधनों का फायदा तो हमारे देश में ही होगा। लैंड तो हमारे देश की यूज होगी, लेबर तो हमारे देश की यूज होगी, ऑर्गेनाइजर तो हमारे देश का यूज होगा। तो हम अब धीरे धीरे कुछ ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम कैसे जीडीपी को अधिक बढ़ा सके। इसमें हमें मेन फोकस करना होता है, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी का जो मेन इंडिकेटर होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट को, मतलब राइजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट और फॉलिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमको बेसिक चीज पर ध्यान देना होता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाते हैं तो हम इस तरह का फोकस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटे और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। सीपीआई जो है मतलब जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसमें स्टेबिलिटी आए, लोगों का जीवन स्तर जो है वो बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े और साथ ही साथ अनइक्वलिटी ऑफ इनकम जो है वो काफी कम होनी चाहिए। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिकेटर होता है। अभी आपको मैंने जो इकोनॉमिक्स के बारे में बात बताई है वो बेसिकली हमारे वेरिएबल को लेकर हमने एनालिसिस किया था। तो वेरिएबल जो होते हैं, चर जो होते हैं, आप जानते हैं कि वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट पड़ता है और उससे हम रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। जैसे यदि आप एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं, रोजगार की वो बात करते हैं, तो उस पर किन किन फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीजों को जब हम वेरिएबल एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी कोई भी जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो हम 2 शब्दों पर विचार करते हैं वेरिएबल के अंतर्गत, एक स्टॉक और एक फ्लो। इनको हम डिटेल में आगे के चैप्टर में समझेंगे, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि स्टॉक किसको कहते हैं। किसी भी वेरिएबल में स्टॉक उसको कहा जाता है जो एक समय का जो निश्चित बिंदु पर जो स्थिति होती है, एट ए पॉइंट, या स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पॉइंट इन अ टाइम, मतलब एक निश्चित समय अवधि पर जो स्थिति है वो स्टॉक है। जैसे इस टब में कितना पानी है, ये स्टॉक है। पर जो नल से पानी आ रहा है, टाइम, जब हम मेजरमेंट को यूनिट ऑफ टाइम में डाल देते हैं कि भाई पानी 15 मिनट तक आएगा, है ना, तो ये कंटिन्यूटी में फ्लो है। जहां पर स्थिरता नहीं है, गति है, वो फ्लो क्या है, प्रवाह है, और वो फ्लो है। और स्टॉक क्या है, समय के एक निश्चित बिंदु पर जो स्थिति है वो स्टॉक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन समय के एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है, कि सन 2020 में देश की अर्थव्यवस्था में जो संपत्ति का योग था या हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसमें इतना पैसा था। तो हम जब निश्चित समय में, जब हम निश्चित रूप से स्थिर होकर कोई बात कर रहे हैं, तो हम पॉइंट ऑफ टाइम पर जो बात कर रहे हैं वो स्टॉक है। चर का अध्ययन जब हम एक निश्चित समय बिंदु पर करते हैं तो वो स्टॉक है। और जब हम समयावधि में करते हैं कि एक वर्ष में भारत की जीडीपी इतनी रही, या सन 2000, मतलब हम पिछले आने वाले 2 वर्षों में हमारी जीडीपी इतनी बढ़ेगी। तो जब हम समय की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम प्रवाह की बात कर रहे हैं। जैसे मेरी आय जो है वो प्रति माह 2 लाख रुपए है, तो ये क्या हुआ, फ्लो हुआ, आय, गति है। मैं 2 माह की अवधि की बात कर रही हूँ, या वर्ष में मैं 24 लाख रुपए कमाती हूँ, तो मैं ईयरली एक टाइम की बात कर रही हूँ, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि पिछले 25 सालों में मेरी आय 25 लाख रुपए थी, तो मैं स्टॉक की बात कर रही हूँ। ये स्टॉक और फ्लो का जो वेरिएबल है, इसी की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाकर आगे करेंगे और उसके फंक्शन रिलेशंस को देखेंगे। अभी हम बहुत शॉर्ट में ये देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस को महत्व देते हैं, या 1936 के बाद जब से जॉन मेनार्ड डिकिंस की पुस्तक आई, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस को क्यों इतना बढ़ावा दिया। बेसिकली जिस तरह से जीवन में सुख और दुख आते हैं, वैसे ही
अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र आते हैं। तेजी और मंदी की स्थिति, बूम एंड रिसेशन इज ए वेरी वेरी नेचुरल फिनोमिना इन इकोनॉमी। तो ये जो ट्रेड साइकिल है इसका एनालिसिस किया जाता है। मान लीजिए अभी स्लो डाउन शुरू हो गया तो हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था वापस जो है रिकवरी की तरफ कैसे जाए और रिकवरी से वो कैसे बूम की तरफ बढ़े। तो जब हम इन चीजों को एनालिसिस करते हैं, मैंने आपसे कहा ना मैं स्टॉक फ्लो, पहले हम वेरिएबल की स्टडी करेंगे, उनके फंक्शनल रिलेशन की स्टडी करेंगे आने वाले जो टॉपिक है उनमें, और फिर हम इन चीजों का एनालिसिस करते हैं। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये ट्रेड साइकिल का अध्ययन करने में बड़ा सहायक होता है। इकोनॉमिक्स जो मतलब जो कहना चाहिए कि जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनको अध्ययन करने में बहुत सहायक होता है। आर्थिक विकास कैसे किया जाए इसका अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से किया जाता है। तो जो वृहद अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं उनका चिंतन मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही संभव होता है। यद्यपि मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्तमान समय में जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है तो उसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि अब हमारा दायरा सिर्फ राज्य में या देश की अंदर ही सीमित नहीं है। अब यदि वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ होता है तो उसका प्रभाव देश की इकोनॉमी में भी पड़ता है। तो अब जब ग्लोबलाइजेशन व्यूज आ गया है, वैश्वीकरण का दृष्टिकोण आ गया है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। पर उसके बावजूद भी इसकी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये बहुत ज्यादा मतलब जो है एग्रीगेट होमोजीनियस है, मतलब हर चीज को ये समान रूप से देखता है। मान लीजिए आपको डेवलपमेंट करना है और आप बॉम्बे मतलब जो डेवलपमेंट का जो रेशियो आ रहा है कि भारत की विकास दर ये, उसी दर को देखकर आप यदि पूर्वांचल की बात सोचेंगे तो आपका गणित बिगड़ जाएगा, क्योंकि वेरिएशन तो, भारत एक बहुत बड़ा देश है तो वेरिएशन तो रहेगा। और जब आप सब चीजों पर एग्रीगेट चीज को होमोजेनियस नहीं लगाएंगे तो फिर परिणाम सही नहीं आएंगे। हर चीज का बहुत ज्यादा टू मच जनरलाइजेशन, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति की हाइट 4 फुट है और एक व्यक्ति की हाइट 24 फुट है, या मान लीजिए 26 फुट है, तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो आप कहेंगे कि हाइट 15 फुट है। पर वास्तविकता तो ये है ना कि एक व्यक्ति की हाइट 4 फुट है और एक व्यक्ति की हाइट 26 फुट है। मैं व्यक्ति की बात नहीं करूं कि एक चीज 26 फुट लंबी है और एक चीज 4 फुट लंबी है। पर जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से बात करूंगी तो मैं कहूंगी कि ये जहाँ की जो ऊंचाई है वो 15 फीट है। तो ऐसे में एक विषमता को का अध्ययन जो मुझे करना था वो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से नहीं कर पाऊंगी। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि देश में मान लीजिए अंबानी जी की इनकम का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम का रेशियो बहुत नीचे है। पर जब हम एवरेज मतलब जो है इनकम की बात करेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं भाई, इस देश के सारे नागरिकों के पास इतना है कि वो अपनी आराम से अपना जीवन स्तर चला सकते हैं। पर रियलिटी ये नहीं है, देश का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये आप लिमिटेशंस कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक सामान्य स्तर से औसत अध्ययन की बात करता है, तो कई बार रिजल्ट ठीक नहीं होते हैं। कई बार इसमें विरोधाभास होता है। विरोधाभास ऐसे कि मान लीजिए यदि कुछ व्यक्ति बचत करते हैं तो बचत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, पर यदि कुछ व्यक्ति बचत कर रहे हैं तो वो देश के हित में है, पर यदि सभी बचत करने लग जाएंगे तो वो फिर देश के विरोध में। तो जो चीज यूनिट पर सही है, जो चीज इकाई पर सही है, वो एग्रीगेट लेवल पर जाकर गलत साबित हो जाती है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन है। आई थिंक आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया होगा। अगली क्लास में फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।